दोस्तों मिलिए अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी कोलकाता के एक पॉश एरिया में रहते हैं। इनका अपना खुद का घर है, एक बढ़िया सी कार है, एक स्टेबल नौकरी, एक प्यारी सी बीवी और 2 क्यूट से बच्चे हैं, रोहित और दीक्षा। रोहित ने रिसेंटली 10th बोर्ड में 93% स्कोर किया, जिससे कि घर वाले बहुत खुश हुए और खुशी का माहौल था तो उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रख ली। दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ में सेलिब्रेशन चल रहा था। सब लोग अग्रवाल जी को कह रहे थे कि वाह 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 अग्रवाल जी, आप तो बड़े लकी रहे। लेकिन अंदर ही अंदर अग्रवाल जी को कुछ न कुछ चुभ रहा था। एक चीज थी जो उन्हें काफी परेशान कर रही थी। जहां सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, वहीं अग्रवाल जी खिड़की के सामने खड़े होकर अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। क्योंकि अग्रवाल जी भी अपने टाइम में टॉपर थे। उन्होंने भी बोर्ड्स में 95% स्कोर किया, फिर टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग की, टॉप बिजनेस स्कूल से MBA किया। अग्रवाल जी इतने स्मार्ट थे कि उन्हें 1990s में 1990 के आसपास उन्हें 2 लाख पर मंथ का पैकेज मिला। आज के जमाने में सेम सैलरी की वैल्यू शायद 20 से 25 लाख रुपए पर मंथ के आसपास होनी चाहिए। अग्रवाल जी को अपनी लाइफ मस्त लग रही थी, क्योंकि एक इंसान को अपनी लाइफ में जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो सब कुछ अग्रवाल जी के पास में था। उनके पास पैसा था, फ्रीडम था, ओवरऑल मिला लें तो सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वो थी प्लानिंग, क्योंकि उनके अकाउंट में जैसे ही सैलरी आती उनका शुरू हो जाता पार्टी टाइम, शॉपिंग, घूमना फिरना, ये सब शुरू हो जाता। उनके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा एक घर ले लो, EMI दोगे तो पैसा वेस्ट नहीं होगा और तुम्हारा अपना घर भी हो जाएगा। अग्रवाल जी को भी पेरेंट्स की बात सही लगी तो उन्होंने अपना घर ले लिया। फिर 30s में उन्होंने शादी कर ली और कुछ साल बाद उनके बच्चे हो गए। इस पॉइंट पर आकर अग्रवाल जी को रियलाइज हुआ कि उन्हें सेविंग्स करनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था ताकि उनका पैसा ग्रो हो सके। तो अग्रवाल जी ने इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप लिया, फिक्स डिपॉजिट। अब FD क्यों चूज किया? क्योंकि ये बड़ा ही सेफ ऑप्शन था। उन्हें बैंक से 6.5% यानी 6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा था, 0 रिस्क था, कोई टेंशन नहीं, आराम। उन्हें लगा बेटर सेफ देन सॉरी। तो यहीं से उन्होंने पैसा सेव करना तो शुरू कर दिया। अग्रवाल जी ने सेविंग्स के लिए उसी सेफ ऑप्शन को चुना जिसे बाकी लोग चुनते थे, FD, क्योंकि उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन था। FD में पैसे डालने के कुछ महीने बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि जो 10 लाख रुपए उन्होंने FD में डाल रखे हैं, उससे तो उन्हें साल भर बाद में सिर्फ और सिर्फ 65,000 का रिटर्न मिलेगा और इतना इंटरेस्ट तो इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। अब एक तरफ अग्रवाल जी इस परेशानी में थे, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ने बोला कि यार तू म्यूचुअल फंड्स ट्राई क्यों नहीं करता है, SIP चालू कर ले। फिर बोलने की देर थी और अग्रवाल जी ने 5,000 रुपए पर मंथ की SIP भी शुरू कर दी। फिर ऑफिस के दोस्तों के साथ उठते बैठते उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला और फिर वो स्टॉक मार्केट के गेम में कूद पड़े। उन्होंने YouTube पर 2-3 वीडियो देख लिए, कुछ टिप्स WhatsApp ग्रुप से मिल गए, बढ़िया भरपूर नॉलेज मिल गया और शुरू हो गया स्टॉक पिकिंग का एडवेंचर। एक दिन ऑफिस लंच टेबल पर बोले, यार ये देखो रिलायंस में 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दूसरे दिन, अरे यार जोमेटो तो मैंने बॉटम पे ले लिया था भाई, आज 18% ऊपर है। उनका डीमैट अकाउंट एक बैटल ग्राउंड बन गया। हर वीक नए स्टॉक्स, हर मंथ नई स्ट्रैटेजीज, कभी इंट्राडे, कभी स्विंग ट्रेडिंग, कभी पेनी स्टॉक्स। शो ऑफ का लेवल इतना हाई हो गया था कि ऑफिस के जूनियर भी उनसे टिप्स मांगने लगे। लेकिन अंदर की सच्चाई तो कुछ और ही थी। उन्होंने स्टॉक मार्केट में जो 50,000 रुपए कमाए, उसके बदले में 70,000 रुपए दूसरे स्टॉक्स में लॉस भी किए थे। उनका एक साइकिल बन चुका था, प्रॉफिट होने पर और पैसा डालो, लॉस होने पर एवरेजिंग करो और फिर YouTube पर नए स्टॉक सर्च करो। स्टॉक मार्केट में हालत तो पहले से ही खराब थी कि फिर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, रियल एस्टेट। दोस्तों ने बताया, अरे भाई नोएडा एक्सप्रेस वे पर फ्लैट ले लो, 3 साल में डबल हो जाएगा। एक फ्रेंड ने अपनी फ्लैट की वैल्यू बताई। उसने कहा कि 60 लाख रुपए का फ्लैट था और आज उसकी वैल्यू है 95 लाख रुपीस। अब इस बार अग्रवाल जी को एक फोमो स्ट्राइक किया। उन्होंने सोचा कि अगर सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा। और फिर फोमो की वजह से उन्होंने बिना ज्यादा रिसर्च किए 1.2 करोड़ का एक अंडर कंस्ट्रक्शन लग्जरी फ्लैट बुक कर लिया। उन्होंने 30 लाख रुपए का डाउन पेमेंट अपनी सेविंग से कर दिया और बाकी के 90 लाख रुपए का लोन बैंक से ले लिया, जिसके बाद 85,000 पर मंथ की EMI शुरू हो गई और पोजीशन का प्रॉमिस 1 साल बाद का था। लेकिन 3 साल बाद भी फ्लैट का सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार था। उन्हें अपने फ्लैट के लिए ना रेंट मिल रहा था, ना ही फ्लैट रीसेल करने के लिए बायर। वो बिल्डर को बार बार कॉल करते, साइट विजिट करते, लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 था। अग्रवाल जी हर तरफ से फंस चुके थे। FD के रिटर्न्स इन्फ्लेशन से बहुत कम थे, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स का वो वेट नहीं कर पा रहे थे, इतना पेशेंस था नहीं। स्टॉक मार्केट में उन्होंने ओवर ट्रेडिंग कर डाली थी, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास कोई प्लान नहीं था। खिड़की के पास खड़े होकर अग्रवाल जी यही सारी चीजें सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। सिर्फ अग्रवाल जी की ही नहीं, ये प्रॉब्लम कई लोगों की है। चलिए
अब जानते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो नॉर्मली लोग फेस करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नो प्लानिंग। मैक्सिमम लोग जब पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उनके पास पैसा आने लगता है तो वो सबसे पहले तो अपने पैसे को मैनेज नहीं करते हैं। एक के बाद एक खर्चा, जिसके बाद उनके पास बचता है ईएमआई का पहाड़। और ये पहाड़ इतना बड़ा होता है कि इसके नीचे लोगों की पूरी फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद हो जाती है। दूसरी मिस्टेक है रियल एस्टेट को ओवर रेट करना। लोग सोचते हैं घर लेना इन्वेस्टमेंट है। खासकर हमारे इंडियन सोसाइटी में लोग घर लेने को बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं, लेकिन वो लोग कभी ये कैलकुलेट नहीं करते हैं कि उन्हें अपने घर से कितना रिटर्न मिलेगा। और घर लेने के बाद घर की ईएमआई देने से लेकर स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन सब मिला के कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। मिस्टेक नंबर 3, फोमो इन्वेस्टिंग। दोस्तों ने स्टॉक खरीदा है, रील्स में किसी ने बोला है कि ये मल्टी बैगर है, ले लो, नहीं छूट जाएगा तो पीछे रह जाओगे, और हम बिना सोचे समझे जल्दी से पैसा डाल देते हैं। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये भीड़ चाल है। बिना अपनी रिसर्च के अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप मार्केट में समुद्र के बीच आंख बंद करके तैर रहे हो। और याद रखो, मार्केट उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शता है जो सिर्फ दूसरों के भरोसे पे चलते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में ऐसी गलतियां अवॉइड करते हैं वही फाइनेंशियली खुद को बिल्ड कर पाते हैं, जैसे मेरे पुराने टीचर ने किया। आज मेरे ट्यूशन छोड़े 12 साल हो गए हैं। मेरे टीचर को स्टॉक मार्केट में हमेशा से इंटरेस्ट था और उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि जब वो यंग थे, अपने अर्ली 30s में थे, तब वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास में गए। फाइनेंशियल एडवाइजर ने उन्हें बताया ये स्टॉक लो है, इसे बेच दो, ये होल्ड करो, सब कुछ। और मेरे सर उनकी बातों पर आंख बंद करके फॉलो करते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज भी है कि मेरे सर अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए दोनों के नाम पर सेम स्टॉक्स लेते जो उन्हें सजेस्ट किया जाता। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अपने पोर्टफोलियो में वो टाइम टू टाइम बेचते रहते, प्रॉफिट बुक करते, और जब कभी भी पैनिक सिनेरियो आता तो वो बेचकर निकल जाते। लेकिन वहीं अपनी वाइफ के अकाउंट को वो टच भी नहीं करते थे। ना कभी बेचा, ना कभी पैनिक किया, बस लिया भूल गए, लिया भूल गए। 15 साल बाद जिंदगी ने एक इमोशनल टर्न ले लिया। मेरे सर की मॉम की डेथ हो गई, जिससे कि वो फाइनेंशियली काफी अनस्टेबल हो गए। लेकिन जब उनकी बीवी ने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखा तो सबके होश उड़ गए। वो पोर्टफोलियो हमारे सर के पोर्टफोलियो से कहीं गुना ज्यादा अच्छा हो चुका था। एक स्टॉक जिसमें हमारे सर ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, वो 8 लाख रुपए तक पहुंच चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें पेशेंस था। अननेसेसरी ट्रेडिंग नहीं हुई और कंपाउंडिंग का मैजिक काम कर गया। अब देखो, यहां सीखने वाली बात यह है कि कभी कभी बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है बाय एंड फॉरगेट। लिटरली बोल रहा हूं, ये एक बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। कभी कभी मार्केट शॉर्ट टर्म में पैनिक क्रिएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देगा ही देगा, क्योंकि मार्केट का अल्टीमेट काम है ऊपर जाना। उन लोगों को जो भरोसा और पेशेंस के साथ में बैठे रहते हैं, उनको डेफिनेटली ऊपर जाने का मौका मार्केट के साथ ही मिलता है और वो लॉन्ग टर्म में मिलता है। और यही चीज कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक हमें सिखाती है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के स्ट्रैटेजीज के बारे में जाने उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा कि इस तरह के वीडियोस कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का वीडियो आप भी बहुत आसानी से बना सकते हो, वो भी बस 1 से 1.5 महीने में। इसे सीखने के बाद आप अपना खुद का YouTube चैनल या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। यदि आप भी सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, चलिए आइए अब बात करते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग कॉफी पीने के बाद उसके कैन को अपने पास में रखते थे। ये कैन बेसिकली पैसे रखने के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि हमारा गुल्लक हो गया। लोग इस कैन में पैसे रख के भूल जाते थे और सालों बाद उस कैन को खोलने पर उन्हें एकदम से खजाना मिल जाता था कि वाह, इतने सारे पैसे। लेकिन आज के टाइम में शेयर्स के फिजिकल सर्टिफिकेट्स तो मिलते नहीं हैं, सब कुछ मोबाइल ऐप से होता है, तो टेम्पटेशन भी हाई होता है। इसीलिए 2 मिनट में प्राइस चेक करना लोगों की आदत बन गई है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक भी उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। ये बुक हमें बताती है कि आपको हर स्टॉक चुनने की जगह हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट परफॉर्मर स्टॉक्स को चूज करना चाहिए, जैसे कि HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन या टाटा के स्टॉक्स जो सालों से अपने फंडामेंटल्स पे खरे उतरते आए हैं। वैसे तो ये स्टॉक्स बोरिंग लग सकते हैं, पर स्टडी रिटर्न देते हैं ना। आपको मैजिकल रिटर्न नहीं देते हैं तो आपको बोरिंग लगते हैं। आपको तो चाहिए कि हाँ, हमने पैसा लगाया और हमारा पैसा एकदम डबल हो जाए। इन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होने वाला। वैसे ही आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो स्टडी रिटर्न दें और उनको सेलेक्ट करने के बाद में भूल जाना है। ना आपको रोज प्राइस देखना है, ना बार बार पोर्टफोलियो मेंटेन करना है। मतलब आप स्टॉक्स बाय करो और ऐप अनइंस्टॉल कर दो। दैट्स सो सिंपल। इस स्ट्रैटेजी को मैं कहता हूं अनइंस्टॉल द ऐप पोर्टफोलियो। आइए अब देखते हैं कॉफी कैन स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किया जाता है।
अग्रवाल जी की स्टोरी देखने के बाद अब आप ये तो समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में गलत स्टॉक्स चुनने का रिजल्ट क्या होता है, लेकिन कुछ बेसिक फिल्टर्स हैं जिससे कि आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हैं। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले 10 साल का कंसिस्टेंट ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में स्टेबल ग्रोथ होनी चाहिए और कंपनी का मैनेजमेंट क्लीन और ट्रस्टेड होना चाहिए। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन पेंट्स, नेस्ले, HDFC बैंक, पिडिलाइट, टाइटन, ये सारे के सारे स्टॉक्स बोरिंग बट रिलायबल हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे स्टॉक्स बस समझाने के लिए हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप अपना स्टॉक का सिलेक्शन खुद कर सकते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर से आप अपने कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं उन लेसन्स के बारे में जो अग्रवाल जी की स्टोरी से हमें सीखने को मिला। अग्रवाल जी की स्टोरी से हमें सीखने को यह मिलता है कि हमें स्टॉक मार्केट में अर्ली स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज कंपाउंडिंग नीड्स टाइम। साथ ही समझने वाली बात यह भी है कि सिर्फ पैसा कमाने से बात नहीं बनने वाली है, पैसा कमाने के साथ में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। हार्ड मेंटालिटी को अवॉइड कीजिए। आपको हमेशा अच्छे बिजनेस या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग स्टॉक्स में। और ओवर ट्रेडिंग तो करना ही नहीं चाहिए। बी लेजी बट वाइज। अग्रवाल जी ने सब कुछ लेट रियलाइज किया, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। उनकी स्टोरी ट्रैजिक नहीं है बट रिफ्लेक्टिव है। लेकिन आपके पास में टाइम है ना। इस वीडियो के बाद में अवेयरनेस भी हो गई है, बस एक्शन लेना बाकी है। मैंने आपको सारा पिक्चर समझा दिया है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन जब रिटायरमेंट के टाइम 50 लाख से 5 करोड़ का डिफरेंस दिखेगा ना, आए हाय हाय, मजा ही आ जाना है। तब ये बोरिंग स्ट्रैटेजी ही लगेगा कि यार यही तो बेस्ट था और यही तो चाहिए था। अगर वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू दी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। कॉफी कैन पोर्टफोलियो का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। हो सकता है कि स्टॉक मार्केट के अगले हीरो आप हो और हम आप पे एक वीडियो बना लें। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।